डियर स्टूडेंट्स, हेलोएरिन्स की रिएक्शंस में हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एंड एलिमिनेशन। आइए हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं और वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन एंड एडिशन। मीनिंग पहले इसमें एलिमिनेशन होगा और बाद में एडिशन होगा। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात हम रिवाइज करना चाहेंगे बच्चों। देखिए मैंने क्या लिखा है, एराइल हैलाइड without electron withdrawing substituent don't react with most nucleophile under ordinary conditions। ये बात हमने पहले भी की थी कि यहां पर कुछ रीजंस की वजह से, लाइक रेजोनेंस की वजह से एंड हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता नॉर्मल कंडीशंस में। कब? नॉर्मल कंडीशंस में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर यह रिएक्शन नहीं होती है। इसी तरह से अगर आप इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन KCN से कराएं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर क्लोरोबेंजीन या एराइल हैलाइड शो नहीं करता। केवल एक रिएजेंट के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर भी क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कर सकता है, और वो क्या है बच्चों? सोडामाइड NaNH2। तो जब ये होगा तो फिर नॉर्मल कंडीशंस में भी क्लोरोबेंजीन इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। वो कैसे करेगा उसकी हम अभी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बच्चों यहां पर मैंने अगेन क्लोरोबेंजीन लिखा है और यहां पर NaOH है। बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहां पर बहुत हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर है। क्लियर? 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इतने हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर यह रिएक्शन हो जाएगी। अब जब ये रिएक्शन होगी बच्चों, सबसे पहले क्या होगा? NaOH के साथ रिएक्शन से क्या होगा? Cl निकलेगा और यहां पर पहले फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, एंड बाद में इसका जब एसिडिफिकेशन करेंगे तो वापस यहां पर O- पर H+ आकर OH बना लेगा, दैट इज फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन तो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं बनता। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की प्रेजेंस में यह रिएक्शन हो जाती है, जिसका नाम दिया जाता है डाउस प्रोसेस। क्या नाम देता है इसका? डाउस प्रोसेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये कंडीशंस आप याद रखें कि कब क्लोरोबेंजीन NaOH से रिएक्शन करता है, लेकिन हां नॉर्मली तो रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर? अब जैसे मैंने बोला कि कब रिएक्शन हो सकती है नॉर्मल कंडीशन में, जब आप क्या ले बच्चों? NaNH2 सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएं। आइए उस रिएक्शन की हम बात करते हैं। देखिए मैंने लिखा है यहां पर क्लोरोबेंजीन, सोडामाइड, NaNH2, लिक्विड अमोनिया यहां पर आपने लिया है सॉल्वेंट की तरह। बताइए जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा? देखिए अभी आप डायरेक्ट याद रखें, दिस इज लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो छोड़कर जाता है, ओके, और इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा। तो बताइए यहां पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। Na+ एंड NH2- में न्यूक्लियोफाइल कौन? NH2-। तो बच्चों होना क्या चाहिए? Cl जाना चाहिए एंड NH2 आना चाहिए। लेकिन मैंने यहां पर दो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, दोनों ही में बेंजीन पर NH2 है। लेकिन ध्यान से देखें, इस कार्बन को मैंने मार्क किया हुआ है, जिस कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा कि जिस कार्बन को मैंने मार्क किया है उसी पर NH2 आ जाएगा। क्लियर? दैट इज जहां से Cl गया वहीं पर NH2 आ गया, और इस प्रोडक्ट को बोला गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। क्या बोला गया? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जहां से Cl जा रहा है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। लेकिन एक और प्रोडक्ट मैंने ये बनाया है, और यहां पर ये जो मार्क कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन पर NH2 आया है। क्लियर? और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो यहां पर दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन अब कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, हम उसकी बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म से। क्लियर? लेकिन अभी मैंने मार्क किया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, जहां से Cl जाए वहां पर न्यूक्लियोफाइल आए और उसके एडजेसेंट कार्बन पर आ जाए। तो डायरेक्ट एंड साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होता है। क्लियर? यहां एक पॉइंट लिखा है बच्चों मैंने, द मैकेनिज्म दैट ऑपरेट्स इन दिस रिएक्शन इज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। पहले एलिमिनेशन होगा, बाद में एडिशन होगा। जबकि इसके पहले जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी, बताइए वहां पहले एडिशन होता था, बाद में एलिमिनेशन। तो दोनों ही में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट दिस इज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म की बात करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, सोडामाइड में से NH2- आया। क्लियर? अब NH2- क्या करता है यहां पर? इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, और ये NH2- क्या कर सकता है बच्चों? H को लेकर जा सकता है। क्लियर? तो क्या होगा
कि सबसे पहले NH2 माइनस इस क्लोरीन के एडजेसेंट, यहां तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इस H को लेकर जाएगा। बताइए H कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस के फॉर्म में। तो इस कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा और यहां से NH3 बाहर चला जाएगा। ओके, तो बताइए क्या बना बच्चों? सबसे पहला ये एनायन बना। ओके, H प्लस को NH2 माइनस लेकर गया और इस कार्बन पर नेगेटिव आ गया। और ये स्टेप क्या है? एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। पहली स्टेप में जो ये सोडामाइड होता है वो ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये एक एनायन बन जाता है। क्लियर? अब बच्चों इस एनायन के बनने के बाद क्या होता है? देखिए, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, ये इधर शिफ्ट रहेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा और इसीलिए ये नेगेटिव इधर जाएगा और फाइनली Cl निकल जाएगा। क्लियर? तो बताएं यहां पहले क्या था? डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव इधर गया तो यहां पर एक और बॉन्ड बन गया बच्चों, और इसीलिए देखिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया? एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? लिविंग ग्रुप के जाने के बाद पहले यहां डबल बॉन्ड था, नेगेटिव यहां आएगा तो यहां ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो इंटरमीडिएट बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जिसका नाम है बेंजाइन। क्या नाम है बच्चों? बेंजाइन। बेंजाइन की अगर बात करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये बात याद रखें बच्चों। यहां पर बेंजाइन इज एरोमेटिक। क्या है ये? एरोमेटिक। ओके, क्यों? यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज माने जाते हैं हकल्स रूल के अकॉर्डिंग, ये एरोमेटिक है। और साथ साथ इसमें ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? तो एक ये दो बातें आप याद रखें। अब अगर हम बात करें बच्चों, ये बेंजाइन बना, इसके बाद क्या होगा? देखिए नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? इस पर अटैक होगा NH2 माइनस का। किसका? NH2 माइनस का। अब जब NH2 माइनस आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड या तो इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, या तो स्टार की तरफ या इसके अपोजिट, कहीं भी हो सकता है, अभी मुझे पता नहीं कहां होना चाहिए। मान लीजिए ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहां पॉजिटिव आया बच्चों और इस पॉजिटिव पर NH2 आ जाएगा। क्लियर? तो बताइए इस कार्बन पर नेगेटिव, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हुआ है। देख सकते हैं आप, ये एनायन बना। और क्या हो सकता है बताइए? ये बॉन्ड ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, तो यहां नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आने पर NH2 यहां भी आ सकता है। क्लियर? तो देखिए आप, ये भी बन सकता है। दोनों केस यहां पर हो सकते हैं। ओके, तो बताइए क्या हुआ? यहां पर बेंजाइन पर NH2 माइनस का अटैक हुआ और ये दोनों एनायन यहां पर बन सकते हैं। क्लियर? अब इन एनायन पर फाइनली वापस H प्लस आकर जुड़ेगा और बताइए यहां पर जब H प्लस आएगा तो बताइए यहां पर यस वापस H आ जाएगा, बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाएगी और ऐसे ही यहां पर H प्लस आ जाएगा इस एनायन पर, तो ये जाएगा। क्लियर? दैट इज, दिस इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, दिस इज साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये दोनों यहां पर बन सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये तो इसकी मैकेनिज्म। अब सबसे खास बात यह है कि इस रिएक्शन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है बच्चों? जब बेंजाइन पर NH2 माइनस का अटैक होगा तो ये जो कार्ब एनायन बनेगा, क्या बनेगा? कार्ब एनायन। रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्ब एनायन। कब? आफ्टर अटैक ऑफ NH2 ऑन बेंजाइन, तो द कार्ब एनायन फॉर्म and the reaction depends on stability of this carbon ion. क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब यहां पर बच्चों बताइए इस स्टेप में क्या हुआ है? बताइए यस, नेगेटिव आया है तो क्लोरीन निकल गया, दिस इज एलिमिनेशन। क्लियर? तो बेंजाइन बना और उस पर फिर NH2 माइनस का एडिशन हुआ है, इसीलिए रिएक्शन को ओवरऑल क्या कहा गया? एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। पहले यहां पर एलिमिनेशन हुआ है, बाद में एडिशन हुआ है, जबकि इसके पहले जब हमने NaOH के साथ रिएक्शन पढ़ा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बैलेंस में, पहले वहां पर OH माइनस का एडिशन हुआ था और बाद में Cl बाहर गया था। क्लियर? तो ये बात याद रखें, NaNH2 के साथ इस तरह से यहां पर मैकेनिज्म होती है। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, एक क्वेश्चन यहां पर लिखा है और मुझे यहां पर एक प्रोडक्ट इसका बनाना है। थोड़ा सा बहुत इजी बात क्या मैंने बोली आपको कि रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन फॉर्म आफ्टर यस एडिशन ऑफ NH2 ऑन बेंजाइन। तो उस बात की याद रखें। आइए मैं आपको ये इसका एग्जांपल, इसका प्रोडक्ट बनाकर बताता हूं। बताइए सबसे पहले क्या होगा? जब भी आप देखें एराइल हैलाइड, क्या बच्चों? एराइल हैलाइड। अब मैंने यहां पर OCH3 ग्रुप जोड़ दिया है, ध्यान से देखिएगा। इस एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडामाइड के साथ, बताएं क्या होगा? NH2 माइनस आएगा और ये H प्लस को लेकर जाएगा। कौन सा वाला H प्लस? यहां तो H है ही नहीं बच्चों, तो सिर्फ यहां है, तो सबसे पहले ये H प्लस जाएगा और यहां पर नेगेटिव आएगा। क्लियर?
बताइए फर्स्ट स्टेप में ये H गया, यहां नेगेटिव आ गया। इसके बाद क्या होता था, बेंजाइन फॉर्मेशन होता था बच्चों। बताइए क्या होगा, ये नेगेटिव वापस जाएगा तो ये Br बाहर निकल जाएगा। तो बताइए यहां पर क्या हो गया, एलिमिनेशन। ओके, और ये बेंजाइन बन गया, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बच्चों, या तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कब बच्चों, जब कौन अटैक करेगा, NH2 माइनस। तो बच्चों ये बॉन्ड या तो ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे। अगर ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, देखें अगर ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव पर NH2 माइनस आ जाएगा। क्लियर। बताइए NH2 माइनस कहां आया, जहां पर पॉजिटिव आया तो यहां पर ये बन जाएगा एनायन। या फिर क्या हो सकता है, ये बॉन्ड हो सकता है नीचे शिफ्ट हो जाए बच्चों। देखिए ये वाला बॉन्ड नीचे हुआ तो यहां नेगेटिव आ जाएगा और यहां पॉजिटिव पर NH2 आ जाएगा। तो ये यहां पर NH2 ऑर्थो पर भी आ सकता है। अब ये दोनों ही क्या है, एनायन। मेजर कहां से बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने आपको बोला दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड आफ्टर एडिशन ऑफ NH2 माइनस। बच्चों यहां पर देखिए NH2 माइनस जुड़ने के बाद ये दोनों एनायन बन रहे हैं। अब इन एनायन में से ज्यादा स्टेबल कौन है, इसको हमें देखना है। एक बात और बताइए, ये नेगेटिव चार्ज क्या डबल बॉन्डेड कार्बन पर है? यस, देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव है। तो जब डबल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव होता है तो ये लोकलाइज्ड नेगेटिव होता है। मीनिंग इस पर OCH3 का प्लस M नहीं लगेगा बच्चों। यहां पर ये लोकलाइज्ड नेगेटिव है इन दोनों ही कंडीशन में। तो इसकी स्टेबिलिटी को केवल I इफेक्ट डिसाइड करता है, M इफेक्ट नहीं, बिकॉज दिस नेगेटिव इज लोकलाइज्ड। और यही इसका आंसर आपको मिलेगा। क्लियर। बताइए OCH3 का इन दोनों एनायंस पर कौन सा इफेक्ट है? जी हां, इन दोनों एनायंस का OCH3 का इन दोनों एनायंस पर -I इफेक्ट लगेगा, M नहीं लगेगा, बिकॉज ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर है। और -I डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। बताइए किस में डिस्टेंस पास है? ऊपर वाले में डिस्टेंस पास है तो -I ज्यादा, और -I ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, और इसलिए ऊपर वाले एनायन से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। समझ रहे बच्चों, इस बात को हमने पहले भी पढ़ा है GOC में। देखिए अगर इन दोनों एनायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए, इसको बच्चों स्टेबिलिटी को बताएं कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ये नेगेटिव तो डबल बॉन्डेड एटम पर है तो इसका -I ही कंसीडर होगा। क्लियर। बताइए किसमें पास है, यहां पर -I ज्यादा और स्टेबिलिटी भी ज्यादा। ओके, यहां M इफेक्ट की बात नहीं होगी। उसी तरह से ये एनायन का यहां पर -I ज्यादा लगेगा बच्चों, एंड दिस इज मोर स्टेबल। और इसलिए इससे बनने वाला प्रोडक्ट यहां कैसे बनेगा, H+ आने के बाद बच्चों ये H+ यहां आएगा तो ये बन जाएगा, और ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। इसका मीनिंग क्या हो बच्चों, बताइए NH2 कहां आया है, जहां से Br गया है या उसके एडजेसेंट? यस, उसके एडजेसेंट। और मीनिंग क्या हुआ, ये साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा इसका मेजर प्रोडक्ट। कौन सा? साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहां पर मेजर बन जाएगा। ये नहीं बनेगा बच्चों, क्यों नहीं? क्योंकि रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन आयन, एंड दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल कार्बन आयन। क्लियर है, कर लेंगे आप। तो इस तरह से आप इसमें मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की हम बात यहां पर करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन। क्या है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन। एंड याद रखें बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे उतना ज्यादा उनको दूर करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, एंड दैट इज ओनली बॉइलिंग पॉइंट। एंड मॉलिक्यूल्स कब पास पास आएंगे, जब उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे। ओके, और इसलिए यहां पर एक बात हमेशा याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने यहां पर लिखा है। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कई बातों पर डिपेंड करते हैं। उनमें से सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है मॉलिक्यूलर वेट। क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप हमेशा याद रखें। तो पहला क्राइटेरिया क्या बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट। इसके अलावा
एक और क्राइटेरिया मैंने यहां पर लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ओके, लेकिन ये कब? जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तो बीपी ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ये आप याद रखें। आइए हम कुछ एग्जांपल्स करें बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। वैसे तो और भी क्राइटेरिया होते हैं बच्चों, जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप एक और लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, उस पर भी डिपेंड करता है। ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, डाइपोल मोमेंट पर भी डिपेंड करता है। कौन बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। बताएं फर्स्ट, मुझे इन चारों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। देखिए कितना इजी है। आपको पता है यहां पर आयोडीन का मास सबसे ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? तो एल्काइल आयोडाइड, फिर उसके बाद ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड एंड सबसे कम फ्लोराइड। और बच्चों इसीलिए जो फ्लोराइड्स होते हैं वो जनरली गैसियस होते हैं। अच्छा, गैसियस कौन होगा? यस, जो मोर वोलेटाइल होगा। और मोर वोलेटाइल कौन होगा? जिसका बीपी कम होगा। क्लियर? तो फ्लोराइड का बीपी कम है, इसलिए वो गैसियस स्टेट में जनरली होते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, लाइक हम एल्केन एल्कीन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं बच्चों, तो जब छोटे कंपाउंड्स होते हैं लाइक मीथेन, इथेन, तो वो गैसियस होते हैं। व्हाई? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम है। जब वेट कम है तो बीपी भी कम है, तो वो वोलेटाइल रहते हैं, गैसियस रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका मास बढ़ता है उनमें बच्चों यस लिक्विड कैरेक्टर्स आने लगते हैं। ये बहुत इजी बात है जो आपको याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यस बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इन चारों में बिल्कुल सेम है बच्चों, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बताइए इन सभी में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये भी वही है बच्चों, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सबसे ज्यादा आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें बच्चों। ऑल आर ब्रोमाइड्स। देखिए ये सभी ब्रोमाइड्स है, लेकिन क्या इनमें नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है? यस, देखिए यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, तो तीनों का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है। अब अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो हम दूसरा क्राइटेरिया देखेंगे। बताइए क्या इसमें ब्रांचिंग अनब्रांचिंग का है? यस, दिस इज अनब्रांच्ड, दिस इज ब्रांच, दिस इज मोर ब्रांच्ड। और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है जो उसमें बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम होने लगती है। क्लियर? ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड, बिकॉज फर्स्ट इज लीस्ट ब्रांच्ड, तो बीपी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल पर आए। बताइए इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है बच्चों। सबसे पहले देखिए क्लोराइड है तीनों। अब फर्स्ट में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, सेकंड में 3 और थर्ड में भी 3। तो कितना इजी है, सबसे पहले तो फर्स्ट ही आएगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। अब अगर हम कंपेयर करें सेकंड और थर्ड को बच्चों, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। ओके, लेकिन अब हम क्या देखेंगे? जब मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन से, तो फिर हम देखेंगे किसमें ब्रांचिंग है। बताइए थर्ड में ब्रांचिंग है? यस, थर्ड में ब्रांचिंग है। और अगर ब्रांचिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सेकंड के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। बताइए क्या ऑर्डर हो जाएगा? 1 2 3। 1 में तो ब्रांचिंग नहीं थी, लेकिन जो 1 में क्या हुआ है सबसे ज्यादा? क्यों है? क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है। ओके, मास के बेस पर सबसे पहले फर्स्ट। इन दोनों में मास सेम है, तो फिर हम देखेंगे ब्रांचिंग है इसमें, तो बीपी कम हो जाएगा। तो 1 2 3। नेक्स्ट बताइए। अब इसमें बताइए कैसे करेंगे। देखिए दिस इज ट्राइब्रोमाइड, दिस इज डाइब्रोमाइड, दिस इज ब्रोमाइड, दिस इज क्लोराइड। सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड का। 3 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन। बच्चों यहां पर एक ब्रोमीन, यहां पर एक क्लोरीन, क्या हो जाएगा? यस, थर्ड एंड फोर्थ। क्यों? ब्रोमीन का मास क्लोरीन से ज्यादा होगा। क्लियर है? बहुत इजीली आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें एक नोट याद रखें बच्चों, क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स इज मोर कंपेयर टू इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ओके, सपोज मिथाइल क्लोराइड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज्यादा होगा क्योंकि उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन मीथेन है। ओके बच्चों, यही बात मैंने लिखी है कि आरएक्स का बॉइलिंग पॉइंट आरएच से ज्यादा होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और आप देख भी सकते हैं कैसे यहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे। आरएक्स बॉन्ड पोलर है बच्चों, किसकी तरफ? एक्स की तरफ, तो यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर?
तो एक तरह से डाइपोल के फॉर्म में रहेगा, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, वहां पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। क्लियर? तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होने लगेगा, और इसी अट्रैक्शन की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा रहेंगे। जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट उनके पेरेंट एल्केन से ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, कभी भी दोबारा आ सकते हैं। 5 स्टार मार्क करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। बताइए, दिस इज डाइक्लोरोबेंजीन, 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 बट दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, और इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्लियर? इनकी वैल्यूज भी दी हुई है, और अगर आपसे पूछा जाए इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्लियर बच्चों? बताइए, इसका बॉइलिंग पॉइंट 453, 446 एंड 448, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ऑर्थो का। आफ्टर दैट बच्चों पैरा का, और उसके बाद मेटा का। क्लियर? ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसका है? पैरा का। ओके, 323, उसके बाद बताइए ऑर्थो का, और उसके बाद मेटा का। क्लियर? तो ये ऑर्डर किस किस के? बॉइलिंग पॉइंट के, ओपीएम, एंड मेल्टिंग पॉइंट का पीओएम। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो एक बात आप याद रखें, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोज पैकिंग। किस पर बच्चों? क्लोज पैकिंग, और क्लोज पैकिंग डिपेंड करती है सिमेट्री पर। किस पर बच्चों? सिमेट्री पर। जितना स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स में क्लोज पैकिंग होगी। क्या आप बता सकते हैं इनमें से सबसे ज्यादा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर कौन सा है? यस, पैरा। ओके, और जब पैरा सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है तो उस पर जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो बहुत क्लोजली पैक होगा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल और क्लोजली। इसीलिए पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ पैरा। वैसे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी आप याद रखें कि ये ऑर्डर जो बताया गया है मेल्टिंग पॉइंट का, ये सिमेट्री बेस पर। ओके, और आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बच्चों सबसे पहले ऑर्थो, उसके बाद पैरा, और उसके बाद मेटा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनको आप समझा नहीं सकते किसी एक कॉन्सेप्ट से, तो आप ये डायरेक्ट याद ही करें। क्लियर है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं बच्चों। अब यहां पर मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। ओके, एल्काइल हैलाइड्स में हमने मोनोहेलो वाले कंपाउंड्स पढ़े हैं, अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीहेलो जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन्स प्रेजेंट हो। ओके, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। बच्चों ये क्या है? ट्राई हैलाइड्स। CHCl3 is chloroform and CHI3 is iodoform. Very very important name. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्लोरोफॉर्म की। It was used as anesthetic. Before being used, it was tested with aqueous AgNO3. बच्चों क्लोरोफॉर्म को पहले बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते थे एज एनेस्थेटिक, बेहोश करने में। ओके, और एनेस्थेटिक के रूप में देने से पहले इसको टेस्ट किया जाता था वेदर इट इज प्योर और इम्प्योर। और किससे टेस्ट करते थे? विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 से टेस्ट करते थे। बच्चों जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता था, प्योर CHCl3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो कोई रिएक्शन शो नहीं करता था। लेकिन अगर वो क्लोरोफॉर्म इम्प्योर होता था तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का PPT वो दे देता था। क्लियर? तो मान लीजिए आपको एक क्लोरोफॉर्म सैंपल दिया गया और आपको पहले उसको चेक करना है, आप उसमें क्या मिलाएंगे? AgNO3। अगर उसमें व्हाइट पीपीटी आ गया तो आप समझ जाएंगे इट इज इम्प्योर क्लोरोफॉर्म, और अगर नहीं आया तो प्योर क्लोरोफॉर्म। ओके, अब ये पीपीटी क्यों आता था इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहां लिखा है मैंने, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस दैट इज फॉस्जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लोरोफॉर्म अगर लाइट की प्रेजेंस में रख दिया जाए और वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए बच्चों, तो एयर उसका ऑक्सीडेशन कर देगा किसमें? फॉस्जीन में। और फॉस्जीन इज वेरी पॉइजनस गैस। क्लियर? एंड यही रीजन है कि जब आप क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते हैं बच्चों, स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये बात याद रखें, जब आप क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते हैं तो उसको आप जो बोतल में फिल करते हैं वो अप टू ब्रिम,
ओके, कहां पर? अप टू ब्रिम, बिल्कुल ऊपर तक फिल करेंगे ताकि उसमें कोई एयर नहीं रहे। ओके, अप टू ब्रिम क्लोरोफॉर्म को फिल किया जाता है और उसमें साथ साथ 1% इथेनॉल भी मिलाया जाता है। क्लोरोफॉर्म साथ में बच्चों 1% इथेनॉल भी मिलाया जाता है। ओके, अब 1% इथेनॉल क्यों मिलाते हैं इसकी हम बात करें। पहले देखिए, क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए, अगर वो लाइट की प्रेजेंस में, इसीलिए बच्चों क्लोरोफॉर्म की बोतल को हम डार्क में रखते हैं, लाइट नहीं आनी चाहिए। क्लियर? और दूसरी बात, टाइटली क्लोज करके रखते हैं और उसे अप टू ब्रिम फिल करते हैं ताकि एयर भी बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया बच्चों तो फॉस्जीन बन जाएगी एंड दैट इज वेरी पॉइजनस गैस। अच्छा, फॉस्जीन के साथ बच्चों क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? HCl। बताइए HCl कब बनेगा? जब क्लोरोफॉर्म प्योर है या इंप्योर है? जी हां, इंप्योर है, जिसमें एयर की इंप्योरिटी आ गई है, तो HCl बन जाएगा। अब अगर आपने इंप्योर क्लोरोफॉर्म में AgNO3 मिलाया, जैसा कि यहां पर बच्चों इंप्योर में आपने AgNO3 मिलाया, तो AgCl बनेगा, लेकिन वो किसकी वजह से बना? बताइए, इंप्योर क्लोरोफॉर्म में HCl बन जाएगा, फॉस्जीन के साथ HCl, तो ये AgCl बना वो ड्यू टू HCl बना। ये बात याद रखें बच्चों, क्योंकि इंप्योर क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन के साथ HCl भी आएगा और HCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl का PPT बना देगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए यहां पर ताकि ये एयर निकल जाए, इसीलिए उसे अप टू ब्रिम फिल किया जाता है। अब बच्चों उसमें 1% इथेनॉल क्यों मिला देते हैं? मान लीजिए क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आ गया तो क्या बन जाएगी? फॉस्जीन। इस फॉस्जीन को रिमूव करने के लिए हम उसमें अल्कोहल भी मिला देते हैं। क्लियर? एक पॉइंट तो मैंने यहां लिख दिया है, टू प्रिवेंट दिस क्लोरोफॉर्म इन स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल एंड कंप्लीटली फिल्ड सो दैट द एयर इज केप्ट आउट। ओके, एंड 1% इथेनॉल इज ऑल्सो एडेड। जो मैंने आपको बताया, क्यों ये 1% इथेनॉल क्या करेगा? इट विल रिएक्ट विद दिस फॉस्जीन। बच्चों, जब ये फॉस्जीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर से क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड डाइइथाइल कार्बोनेट, एंड दिस कंपाउंड इज नॉन पॉइजनस। ओके, इसीलिए क्लोरोफॉर्म की बोतल में ऑलरेडी आप 1% इथेनॉल मिक्स करके रखते हैं। ओके, क्योंकि अगर फॉस्जीन बनता भी है तो इथेनॉल उसको नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। इनमें से बच्चों फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं क्लोरोफॉर्म की सिल्वर के साथ। बताइए क्या होता था? जी हां, ये हमने एलिमिनेशन में पढ़ा था, यहां पर एसिटाइलिन बनता था, याद है बच्चों, और 6 AgCl निकल जाता था। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन भी आप डायरेक्ट याद रखें बच्चों, यहां पर एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है क्लोरपिक्रिन। क्या नाम है इसका? क्लोरपिक्रिन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, और इसका यूज हम करते हैं एज टीयर गैस। ओके, दैट इज CCl3NO2, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, एंड इसका यूज हम एज ए टीयर गैस करते हैं। एक और रिएक्शन बच्चों, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब आप एसीटोन से कराते हैं, किससे? एसीटोन से, तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है क्लोरीटोन। ओके, और याद रखने का तरीका देखिए, क्लोर एंड टोन, क्लोरी वर्ड कहां से आया बच्चों? बताइए। क्लोरोफॉर्म से, तो क्लोरोफॉर्म से क्लोर और एसीटोन से ईटोन, तो क्लोर एंड एसीटोन को मिलाकर क्लोरीटोन। तो बहुत इजी आपको याद हो जाएगा कि क्लोरीटोन का प्रिपरेशन किससे करते हैं? क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एक का इनिशियल एक का लास्ट। ओके, तो ये क्लोरीटोन क्या काम आता है? इट इज यूज्ड एज हिप्नोटिक। बच्चों, हिप्नोटिक इज स्लीप इंड्यूसिंग। ओके, इट इज स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट, तो उसमें यूज होता है क्लोरीटोन का, और ये किसकी हेल्प से बनता है? रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ओके, आगे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैंने लिखा है आयोडोफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड CHI3। ये आयोडोफॉर्म एक येलो सॉलिड होता है। क्या होता है? येलो सॉलिड, और इसका यूज होता है बच्चों एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पर भी ये टॉपिक आएगा एंटीसेप्टिक, और वहां पर भी ये आयोडोफॉर्म आप पढ़ते हैं। तो आयोडोफॉर्म इज एंटीसेप्टिक, लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई किया जाता है टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। और बच्चों, ये एंटीसेप्टिक का काम कैसे करता है? जब आप आयोडोफॉर्म पर स्किन पर अप्लाई करते हैं आयोडोफॉर्म को, तो I2 निकलता है, और I2 की ही प्रॉपर्टी होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये बात आप याद रखिए कि आयोडोफॉर्म इज एंटीसेप्टिक। अब अगर प्योर आयोडोफॉर्म है, प्योर CHI3 है, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो
AgI का पीपीटी दे देता है। ओके, प्योर आयोडोफॉर्म रिएक्ट विद AgNO3 टू गिव AgI। देखिए यहां से I आएगा, यहां से Ag, तो AgI का पीपीटी बन जाएगा। और ये रिएक्शन क्यों आसानी से हो जाती है? बिकॉज कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीकर। जबकि अगर आप यहां पर प्योर क्लोरोफॉर्म लेते बच्चों, क्या लेते हैं? प्योर क्लोरोफॉर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, वह AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, तो ये जो टेस्ट है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ओके, ये किसमें डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट है? प्योर आयोडोफॉर्म एंड प्योर क्लोरोफॉर्म। AgNO3 प्योर आयोडोफॉर्म के साथ तो पीपीटी दे देगा, लेकिन प्योर क्लोरोफॉर्म के साथ पीपीटी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बच्चों? बिकॉज यहां पर अगर हम देखें, क्लोरोफॉर्म में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, जो स्मॉल बॉन्ड है, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाएगी। लेकिन आयोडोफॉर्म में कार्बन आयोडीन बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है, और वहां से I इजीली निकल जाएगा। क्लियर? तो ये AgNO3 से आप प्योर CH3 एंड प्योर क्लोरोफॉर्म को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों मैंने क्या लिखा है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, एंड इट वाज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। और इसका नाम क्या है? पायरीन। पायरीन इज इट्स कॉमर्शियल नेम, और ये पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स में काफी ज्यादा यूज किया जाता था। क्लियर? तो CCl4 का बस आप यूज याद रखें कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता था। बच्चों नेक्स्ट मैंने लिखा है फ्रेयॉन्स। क्या है? फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और बच्चों फ्रेयॉन्स का बहुत ज्यादा यूज होने से आपको पता है ओजोन डिप्लीशन की प्रॉब्लम होने लगी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्रेयॉन्स कहां से सबसे ज्यादा आपको बाहर निकलते हैं? जी हां, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से, एसीज वगैरह से। ओके, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कॉल्ड एज फ्रेयॉन, like CCl2F2, like C2F4Cl2. They are produced from aerosol propellant. They are produced from aerosol propellants, okay, like deodorants, refrigeration and air conditioning purposes. Okay, excess use results in ozone layer depletion, जो मैंने आपको बताया। अब बच्चों इसका एक नेमिंग आप याद रखें। फ्रेयॉन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? एक्चुअली फ्रेयॉन किसको बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। लाइक अगर मैं लिखता हूं यहां पर CF2Cl2, क्या लिखता हूं बच्चों? CF2Cl2, मुझे इसका नेमिंग करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आप याद रखें। और क्या फॉर्मूला है? फ्रेयॉन CBA। ओके, फ्रेयॉन CBA। बच्चों C क्या है यहां पर? यस, NC-1। ओके, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन -1। B क्या है यहां पर? नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। एंड व्हाट इज A? नंबर ऑफ फ्लोरीन। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की नेमिंग करने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर नेमिंग करना चाहता हूं CF2Cl2 की, बच्चों क्या तरीका है? पहले आप क्या लिखेंगे? फ्रेयॉन। ओके, अब बताएं क्या लिखें? C। देखिए C-1, नंबर ऑफ कार्बन -1। बताइए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1, तो 1 - 1 0। क्लियर? तो फ्रेयॉन 0। अब बताएं नेक्स्ट क्या है बच्चों यहां पर? B। ओके, C के बाद B क्या है? H+1, दैट इज जितने हाइड्रोजन है +1। बताइए इस फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन है? 0, तो 0 + 1 1, बताइए 1 हो जाएगा। एंड बताइए नेक्स्ट क्या है? A क्या है बच्चों? नंबर ऑफ फ्लोरीन। बताइए यहां पर फ्लोरीन कितने हैं? 2, यहां पर आप 2 लिख देंगे। बताइए नेम क्या हो गया बच्चों? फ्रेयॉन 012, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रेयॉन 12। ओके, तो इसका नेमिंग हो जाएगा। कौन से कंपाउंड का नेमिंग? CF2Cl2 का नेमिंग फ्रेयॉन 12। और इस किस फॉर्मूला से आया? यस, फ्रेयॉन C-1, H+1 एंड F से आया। ओके, कर लेंगे आप। नेक्स्ट बच्चों DDT। DDT को हमने पहले भी बनाया था। बताइए किस किस की रिएक्शन से बनता है? जी हां, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विद क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, लिख दिया मैंने। देखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ओके, it was used as insecticide and it is fat soluble, so this is DDT। तो इस तरह से ये चैप्टर हमने पढ़ा हेलोएरिन्स एंड हेलो एल्केन्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने अभी चैप्टर पढ़ा एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। बच्चों इसका होमवर्क भी मैंने आपको दिया है, और आपको जब होमवर्क
दिया जाए तो उसी टाइम पर आपको होमवर्क कर लेना चाहिए। हाँ, एक बात और है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरी नहीं है कि कोई एक चैप्टर है तो उसके क्वेश्चन उसी चैप्टर में हो। लाइक हैलोजन डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन आपको हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में भी मिल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन में भी मिल सकते हैं, अल्कोहल में भी मिल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन किसी कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन है तो हो सकता है वह दूसरे कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो। क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान रखें और टाइम टू टाइम होमवर्क करें। अभी जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आप वही करें, कि हो सकता है कि हैलोजन डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस नहीं किए हों, तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक आगे बढ़ेगी आपको होमवर्क और आगे दे दिया जाएगा। क्लियर? तो आइए हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। और बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्लियर? तो कौन सा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो सबसे पहले अगर हम अल्कोहल की बात करें, हमें मालूम है अल्कोहल एंड फिनॉल में दोनों में ही OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम अल्कोहल को एल्काइल अल्कोहल बोल सकते हैं एंड फिनॉल को एराइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर अगर हम बात करें, कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ OH ग्रुप्स आर नोन एज अल्कोहल। बहुत सिंपल वे में अगर हम बात करें कि यहां पर सपोज RH, व्हाट इज RH? एक हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस अगर OH करता है, नाउ दिस इज अल्कोहल। बताइए इस अल्कोहल में कितने OH है? 1 OH। अगर एक OH है तो ऐसे अल्कोहल को हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो सपोज अगर 2 OH होते तो हम उसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 होते तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, इस तरह से कहा जा सकता है। तो दिस इज अल्कोहल, जो कि हाइड्रोकार्बन में H को OH से रिप्लेस करने पर हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से अल्कोहल्स हो सकते हैं बच्चों? जैसा मैंने आपको बोला कि हाइड्रिक मतलब OH के बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हैं मोनो, डाई और ट्राई में। तो जो मैंने आपको लिखा है, दे आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2, 3 और मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर? जैसे कि बताइए C2H5OH, दिस इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और इसका नाम क्या है? इथेनॉल। ओके बच्चों, अगर ये देखा जाए कंपाउंड, आप देख सकते हैं इसमें 2 कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH लगे हुए हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डायोल। क्या है ये? विसिनल डायोल। विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन और 2 OH है तो डायोल। सो दिस इज विसिनल डायोल। और ये किसका एग्जांपल है? एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल का, क्योंकि इसमें 2 OH है और इसका नेम क्या है बच्चों? इथेन 1,2 डायोल। ओके, और जैसा मैंने बताया ये एक विसिनल डायोल है। क्लियर? ऐसा ही बताइए अगर 3 OH हो जाएंगे तो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा और इसका यूपीसी नेम प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। इनके कॉमन नेम भी आप जान सकते हैं बच्चों, जैसे इसका कॉमन नेम क्या होता है जानते हैं आप? यस, दिस इज ग्लिसरॉल। क्या है ये? ग्लिसरॉल, या आप इसी को ग्लिसरीन भी बोलते हैं। ओके, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल के कॉमन नेम है ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। ऐसे ही अगर आप इथेन 1,2 डायोल का कॉमन नेम जाने तो ये क्या है बच्चों? ग्लाइकॉल, या इसी को आप बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्लियर? आगे बढ़े तो ये मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ना बच्चों, अल्कोहल का एक और क्लासिफिकेशन है डिग्री के बेसिस पर। क्लियर? जैसे मैंने यहां पर लिखा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। नाउ व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल बच्चों? इट डिपेंड्स कि OH ग्रुप कितने डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। क्लियर? जैसे इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम, दैट इज 1 डिग्री कार्बन एटम, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर एग्जांपल देखिए, दिस इज इथेनॉल और OH किससे कनेक्टेड है? 1 डिग्री कार्बन से। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड विद यस सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और OH किससे कनेक्टेड है? 2 डिग्री कार्बन से। 2 डिग्री कार्बन कौन होता है बच्चों? यस, जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा रहता है। तो 2 डिग्री कार्बन से OH कनेक्टेड है, सेकेंडरी कार्बन से OH कनेक्टेड है, सो इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली बताइए, ये अल्कोहल भी क्या हो जाएगा? यस, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी अल्कोहल बिकॉज ये कार्बन 2 डिग्री है। ओके,
और 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल। इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू टर्शियरी कार्बन, जैसा कि बच्चों बताएं ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है और इससे OH जुड़ा हुआ है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो टर्शियरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और इससे OH जुड़ा हुआ है, तो ये किसके एग्जाम्पल है? टर्शियरी अल्कोहल के। तो ये 3 टाइप के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट अल्कोहल बच्चों मैंने लिखा है यहां पर एलाइलिक अल्कोहल। हमने पहले भी पढ़ा था एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में कि एलाइलिक क्या होता है। जी हां, एक डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन था। ओके, तो वही बात हम यहां पर करने जा रहे हैं। These are the compounds in which the OH group is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, जैसा कि यहां पर बताएं ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इससे नेक्स्ट जो एटम जुड़ा हुआ है दिस इज sp3 कार्बन। ओके, और इसी कार्बन को आप क्या बोल सकते हैं बच्चों? एलाइलिक कार्बन। बताया था मैंने आपको, दिस इज एलाइलिक कार्बन और इससे जुड़ा हुआ अगर OH है तो हम इस तरह के अल्कोहल को बोल सकते हैं एलाइलिक अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम यहां देखें बच्चों तो इसमें बताइए दिस इज डबल बॉन्डेड, दिस इज डबल बॉन्डेड, तो इसके जुड़ा हुआ नेक्स्ट sp3 कार्बन तो ये भी एलाइलिक कार्बन हो जाएगा और इससे अगर OH जुड़ा हुआ है सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर? बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं व्हाट इज एलाइलिक अल्कोहल। इसी तरह से अगर हम बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करें, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ OH अगर हो, और बेंजाइलिक कार्बन कौन सा बच्चों? जी हां, बेंजीन से जो sp3 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वो बेंजाइलिक कार्बन और उससे अगर OH जुड़ा है तो वो बेंजाइलिक अल्कोहल। जैसा मैंने लिखा है, these are the compounds in which OH group is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। जैसा कि यहां पर बताइए दिस इज sp3 जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजाइलिक कार्बन और इस पर अगर OH है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके, सिमिलरली अगर आप यहां भी देखते हैं बच्चों, यहां पर कोई भी R ग्रुप, लेकिन इस कार्बन से जो बेंजीन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन है उससे जुड़ा हुआ कार्बन, उससे जुड़ा हुआ अगर OH है तो हम इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज विनाइलिक अल्कोहल। मीनिंग क्लियर है बिल्कुल? OH अगर विनाइलिक कार्बन से, और विनाइलिक आप जानते हैं रेडिकल, यस, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उससे अगर OH जुड़ा हुआ है तो दिस इज अ टाइप ऑफ विनाइलिक अल्कोहल। जैसा मैंने लिखा है बच्चों, OH is bonded to an sp2 hybridized carbon atom of a कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इसी तरह से बताइए ये भी क्या हो जाएगा? एक विनाइलिक अल्कोहल, क्योंकि ये भी डबल बॉन्डेड से OH जुड़ा हुआ है। क्लियर बच्चों? ये क्या थे? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। हमने डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स पढ़े हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो अल्कोहल में है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स के लिए कौन कौन से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है? नंबर फर्स्ट मेथड जो हमने लिखा है फ्रॉम एल्कीन। बच्चों जब हमने एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी तो वहां पर हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी एल्कीन का एसिड हाइड्रेशन, याद है आपको? जी हां, एल्कीन के एसिड हाइड्रेशन से क्या मिलता था? अल्कोहल। और जैसा मैंने आपको बोला बच्चों, कोई रिएक्शन अगर एक कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन है तो हो सकता है वही रिएक्शन दूसरे कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो। मीनिंग क्या हुआ? ये रिएक्शन एल्कीन चैप्टर में भी आपको मिलेगी और अल्कोहल चैप्टर में भी मिलेगी। क्लियर? क्या हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाने के कोई और मेथड्स भी पढ़े थे? यस, गुड। हमने पढ़े थे OMDM रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद है बच्चों? वेरी गुड। तो ये आप रिकॉल कर सकते हैं। बताइए फर्स्ट मेथड क्या है एल्कीन से अल्कोहल बनाने का? बाय एसिडिक हाइड्रेशन। मीनिंग एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में कराएं, और आपको पता है इसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता था और उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता था और फिर वाटर का अटैक होता था तो अल्कोहल बन जाता था। याद है? ओके, तो इसको रिवाइज करते चलें। नेक्स्ट बच्चों, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। क्या ये भी आपने पढ़ी है? जी हां, रिएजेंट आपको याद है, एल्कीन की रिएक्शन BH3THF, नेक्स्ट स्टेप में यस H2O2 OH- के साथ। बताइए क्या करना होता था आपको? ओवरऑल अप्रोच क्या था प्रोडक्ट बनाने का? HOH का एडिशन। याद है बच्चों? और कौन से रूल के अकॉर्डिंग? ये भी मैंने आपको बताया था, NTMKR। क्लियर? एंटी मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करने का ट्रिक था। क्या करना था आपको? H और OH का एडिशन करना था। बताइए H कहां से आता था? जी हां, यहां से H लाना था, और बच्चों H2O2 से क्या लाना था? OH। क्लियर? और एंटी मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बना देना था बहुत सिंपल वे में। बताइए H कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहां पर H को ले आइए और यहां पर OH को ले आइए, तो प्रोडक्ट इज
एल्कोहल। क्लियर बच्चों? तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन हमने पढ़ी है, जी हां, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। बताइए क्या होता था? एल्कीन की रिएक्शन, मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर, NaBH4 और इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या था? इसमें भी आपको बच्चों HOH का एडिशन कराना है, लेकिन कौन से रूल के अकॉर्डिंग? MKR, मार्कोनी को रूल। याद आया बच्चों? ये क्वेश्चन करने का डायरेक्ट ट्रिक था कि आप H और OH का एडिशन कराइए। H कहां आएगा? यहां पर, और OH यहां पर, तो ये एक एल्कोहल यहां पर आपको मिलेगा। तो ये सारी रिएक्शंस हम ऑलरेडी एल्कीन में भी पढ़ चुके हैं और ये सब एल्कोहल को बनाने के मेथड्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल क्या है? देखिए, बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो भी अल्कोहल मिलता है, लेकिन अभी हम ये रिएक्शन यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। ये रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हम कवर करेंगे। क्लियर? तो इस बात को आप याद रखें। नेक्स्ट बच्चों, एक और रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रिडक्शन से भी अल्कोहल मिलते हैं, और ये रिएक्शन भी हम रिडक्शन टॉपिक में कवर करेंगे। किसमें बच्चों? रिडक्शन में हम इसको डिस्कस करेंगे, ये बात आप याद रखें। आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। ओके, एल्कोहल्स की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं? यहां मैंने कुछ जनरल रिएक्शंस लिखी हैं बच्चों एल्कोहल्स की। देखिए, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड HX। HX क्या है? यस, हाइड्रोजन हैलाइड। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, SOCl2, SOCl2 पाइरिडीन, PX3, PCl5, H+ एंड हीट के साथ रिएक्शन। क्लियर? इन सभी रिएक्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। यहां पर फर्स्ट रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड HX। ओके, नेक्स्ट ये और ये बच्चों, इन सब में कॉमन बात क्या है? यहां पर इन सभी रिएक्शन से हमें मिलेगा RX, दैट इज एल्काइल हैलाइड। ओके, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं यहां पर, चाहे इनमें से कोई भी रिएजेंट लेंगे हम, हमें क्या मिलेगा? एल्काइल हैलाइड। केवल एक रिएक्शन को छोड़कर बच्चों, इस रिएक्शन में H+ के साथ जब आप हीट करते हैं तो यहां पर हमको एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है? एल्कीन। और इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आपको पता है OH जाएगा और X आएगा। प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, आपको देखने से पता लगेगा OH जा रहा होगा और X आ रहा होगा। मीनिंग क्या हो बच्चों? ये जो रिएक्शन होगी वो NSR का एग्जांपल्स होंगी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये सभी रिएक्शंस NSR है, एक्सेप्ट दिस। बताइए, इसमें H+ के साथ हीट किया है और एल्कीन बना है, मीनिंग ये रिएक्शन एलिमिनेशन का एग्जांपल है। तो इसकी बात हम करेंगे बाद में, पहले हम वन बाय वन शुरू करते हैं रिएक्शंस को। आप एक पेपर पर इन रिएक्शन को लिखें और हम वन बाय वन शुरू करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन बताइए किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड हेलो एसिड के साथ एल्कोहल की रिएक्शन। जैसा मैंने यहां पर लिखा है, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HX, दैट इज हेलो एसिड। बच्चों बताएं, ROH की रिएक्शन HX के साथ, और मैंने यहां पर प्रोडक्ट बनाया है RX plus H2O, दैट इज दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बताइए, एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएं? हेलो एसिड से, तो आपको एल्काइल हैलाइड मिलता है, साथ में H2O निकलता है। क्लियर? अब इस रिएक्शन में खास बात क्या है? ये रिएक्शन कैसे होती है, हम इसकी बात करना चाहते हैं बच्चों। HX क्या है? अगर हम ध्यान दें, व्हाट इज HX? यस, दिस इज एसिड। एसिड क्या देता है? H+। तो यहां पर सबसे पहले एसिड से H+ आएगा, हेलो एसिड से H+ आया। बताओ, H+ क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल, और इसीलिए वो कहां पर अटैक करेगा? जहां उसको लोन पेयर मिलेंगे। बताइए, OH के पास क्या है बच्चों? O के पास लोन पेयर। क्लियर? यहां से H+ आया, ये लोन पेयर पर अटैक करेगा, और बताइए जब O अपना लोन पेयर इस H+ को देगा तो O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और ये बन जाएगा RO+, और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। बच्चों, इस रिएक्शन में खास बात यह है कि OH इज अ वीक लिविंग ग्रुप। OH क्या है यहां पर? वीक लिविंग ग्रुप। लेकिन जब आप उसकी रिएक्शन हेलो एसिड से कराते हैं, HX से कराते हैं, तो H+ आता है, और जब H+ इस पर अटैक करता है तो O पर पॉजिटिव आ जाता है। और ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, ये जो OH2+ बनता है बच्चों, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप।
So this OH is weak leaving group, but this OH2 plus is strong living group. तो अब क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है तो बताइए अब ये आसानी से बाहर जा सकता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इसके आगे क्या होगा, जब ये बॉन्ड O की तरफ टूटेगा तो बताए R पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा और उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। बच्चों न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, हमने पढ़ा है 2 टाइप्स की होती है, SN1 एंड SN2। एंड अल्कोहल में ये जो रिएक्शन हो रही है HX के साथ, इसकी खास बात यह है कि यहां पर दोनों मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकती हैं, SN1 और SN2। हमने SN2 की मैकेनिज्म पढ़ी है, बताइए क्या कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है? नो, वहां पर न्यूक्लियोफाइल आता है और सीधा लिविंग ग्रुप को हटा देता है। तो बताइए अगर ये SN2 के थ्रू मैकेनिज्म होती है तो X माइनस यहां पर न्यूक्लियोफाइल है जो HX से आया और ये क्या करेगा, इस H2O प्लस को रिमूव करके RX बना देगा। क्लियर? ये कब होगा, जब रिएक्शन SN2 से होगी। लेकिन अगर रिएक्शन SN1 से होती है तो हमें यह भी पता है कि SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। क्लियर? तो बच्चों मैकेनिज्म जो होगी वो कार्बोकेटाइन के थ्रू होगी। पहले R प्लस बनेगा वाटर के निकलने से, और इस R प्लस में अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो वो होगा, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल X माइनस आएगा। क्लियर? और ये X माइनस यहां पर RX बना लेगा। तो आप इस पाथ से भी जा सकते हैं या इस पाथ से भी जा सकते हैं। अब SN1 होगी या SN2, ये डिपेंड करेगा कि आपने अल्कोहल कौन सा लिया है। क्लियर बच्चों? ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने अल्कोहल कौन सा लिया है। ओके, इसमें एक बात और याद रखें, यहां आपने ROH की रिएक्शन HX से कराइए। अगर आप ROH की रिएक्शन डायरेक्ट NaX से कराएं, किससे बच्चों? NaX से कराएं, तो ये पॉसिबल नहीं होगी। ओके, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगी बच्चों? यहां पर Na प्लस और X माइनस, और यहां पर OH निकलकर X माइनस आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिकॉज OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, और इसीलिए डायरेक्ट यहां पर NaX इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप HX लेते हैं बच्चों, HX से H प्लस आएगा और ये इस पुअर लिविंग ग्रुप को पहले स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, और यही इस रिएक्शन में खास बात है। क्लियर? और उसके बाद रिएक्शन SN1 से भी हो सकती है या SN2 भी, ये डिपेंड करेगा आपने अल्कोहल कौन सा लिया है। ओके बच्चों, और मैंने ये बात यहां पर लिख दी है, जनरली CH3OH एंड 1 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सी रिएक्शन देंगे बच्चों? SN2 से रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप इनमें से कोई अल्कोहल लेते हैं, या तो मिथेनॉल या 1 डिग्री अल्कोहल, तो यहां पर मैकेनिज्म SN2 से हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई 2 डिग्री, 3 डिग्री एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल लेते हैं तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होती है। क्लियर? और इसका कॉन्सेप्ट भी याद है बच्चों आपको, SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। ओके, एंड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये कब होगी? जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जनरली आप ये बात करें, याद रखें कि अगर मिथेनॉल है या 1 डिग्री अल्कोहल है तो SN2 से जनरली होता है। लेकिन एक बात और मैंने आपको बताई कि अगर हिंड्रेंस भी ज्यादा बढ़ जाए, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाए, तो भी फिर SN2 की रेट कम हो जाएगी, SN1 के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जनरली मैंने लिखा है, तो ये बात आप याद रखें बच्चों, इन दोनों से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एक नोट लिखा है, ध्यान से देखें। जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर अल्कोहल की रिएक्शन NaBr से होती है, बताएं क्या OH हटकर Br आ जाएगा? नो, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज OH इज पुअर लिविंग ग्रुप, तो ब्रोमीन इसको नहीं हटा पाएगा बच्चों, एंड देयर इज नो रिएक्शन। कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, सर ने सिखाया OH हटाकर ब्रोमीन लगा दे। बच्चों इतना आसान नहीं है, बिकॉज OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। क्लियर है? लेकिन अगर आप ये रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो बच्चों या तो आप डायरेक्ट एक हेलो एसिड लें, जहां पर पहले H प्लस आ जाए, वो OH को स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दे, और फिर बाद में X माइनस आ जाए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, NaBr लें और साथ में एक एसिड ले लें, और अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। क्यों बच्चों? एसिड से कौन आएगा? H प्लस, वो OH पर आकर इसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, और फिर यहां पर Br माइनस का अटैक होकर ये H2O प्लस निकल जाएगा। क्लियर? तो इस केस में रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा? RBr। बिल्कुल क्लियर आपको? कैसे? पहले ये वीक लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होगा और बाद में Br माइनस आकर इसको रिप्लेस कर देगा। ओके बच्चों, या फिर आप ये रिएजेंट भी ले सकते हैं, NaBr विद H2SO4 ले सकते हैं आप, और
NaI विद H3PO4 भी ले सकते हैं, इनके साथ ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? लेकिन बच्चों अगर आप NaI लेते हैं एंड H2SO4 लेते हैं, ध्यान दें, इस बात को बहुत ध्यान से सुने और इस बात को नोट करें बच्चों, अगर मैं यहां पर NaBr एंड H2SO4 लेता हूं अल्कोहल के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बना देंगे आप? RBr। अगर मैं NaI एंड H3PO4 लेता हूं तो प्रोडक्ट क्या बना देंगे आप? यस, RI। क्लियर है? जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पर देखिए ROH और यहां आपने NaI लिखा और साथ में क्या लिखा बच्चों? H3PO4। ओके, बताइए सबसे पहले क्या होगा? क्या डायरेक्ट आई आ जाएगा? नहीं, पहले H3PO4 से H+ आएगा। ओके, ये इस OH को जो वीक लिविंग ग्रुप था इसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा और फिर यहां से I- आएगा और ये निकलकर I-R पर आ जाएगा, तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। क्लियर? लेकिन बच्चों अगर ये है तो इन रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी। आप बोलेंगे सर यहां भी तो वही है NaI एंड एसिड, यहां भी NaI एंड एसिड है, तो फिर ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रही है? इसके साथ अल्कोहल क्यों एल्काइल आयोडाइड नहीं फॉर्म करेगा? और ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस बात को आप याद रखें और इसका रीजन एक बात क्लियर है, यहां पर बच्चों H2SO4 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? H2SO4 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो I- होगा उसको I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, तो I- का अटैक ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो I2 में ऑक्सीडाइज हो गया है। किसकी प्रेजेंस में बच्चों? H2SO4 की प्रेजेंस में। जबकि H3PO4 अगर आप लेते हैं तो फिर आसानी से आयोडाइड बन जाएगा। क्लियर है? तो ये बात याद रखें कि अगर आपको यहां पर OH हटाकर आयोडीन लाना है तो ये वाला रिएजेंट आप ले सकते हैं NaI के साथ H3PO4, लेकिन H2SO4 को आप नहीं ले सकते बिकॉज H2SO4 ऑक्सीडाइजेस I- इंटू I2। क्लियर है? तो ये बात याद रखें बच्चों। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इस रिएक्शन के? देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? रेट ऑफ रिएक्शन। हम आसानी से बता सकते हैं इस रिएक्शन में HX से H+ आ रहा है, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उससे H+ उतना ही फास्ट आएगा और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर या रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? HI, फिर HBr, फिर HCl एंड फिर HF। क्लियर बच्चों? और यही इनकी रेट का ऑर्डर हो जाएगा। अगर इनको अल्कोहल के साथ लिया जाए तो HI इज मोस्ट रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स HX। अब बच्चों ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि HX के साथ बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा? यस, 3 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। ओके, आगे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा है, देखिए द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स HX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये आपको क्वेश्चंस के लिए हमेशा ध्यान रखना है और इसका मीनिंग आप ये भी समझ सकते हैं बच्चों कि जब रिएक्टिविटी की बात करें तो वो SN1 मानकर एक्सपेक्ट करता है कि आपको SN1 मानकर आंसर करना है, मीनिंग आपको कार्बोकेटाइन फॉर्म करके रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल को कंपैरिजन करना है। क्लियर? तो बस डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। बताएं, एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है, कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल टुवर्ड्स HX। HX के लिए इन रिएक्टिविटी को इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है। बच्चों तरीका मैंने आपको बताया, डायरेक्ट क्या मेथड है? यस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करेगा। बताइए इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री, यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां कौन सा कार्बोकेटाइन बच्चों बनेगा? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और यहां पर एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन? यस, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, उसके बाद एलाइलिक कार्बोकेटाइन, तो 3, 4। क्लियर? इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है तो 3 डिग्री और फिर 2 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। क्लियर बच्चों? तो बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। HX के लिए रिएक्टिविटी का अगर देखा जाए तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, एक क्वेश्चन बच्चों मैंने यहां पर लिखा है, देखिए ये क्या है? एक अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम किससे करने जा रहे हैं? HBr से करने जा रहे हैं। नाउ अगर हम देखें इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो इट डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म। ओके, बताइए बच्चों इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, क्या इसमें कोई ब्रांचिंग है? नहीं, और इसकी HBr से रिएक्शन है, तो मैकेनिज्म इज बताएं SN2। आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो
SN2 से बनाना है। जो मैंने आपको बताया कि अगर मिथेनॉल हो या 1 डिग्री अल्कोहल हो तो जनरली SN2 से होगा, और SN2 में क्या कोई रीअरेंजमेंट कराते हैं? नहीं, आपको डायरेक्ट लिविंग ग्रुप हटाकर क्या लगा देना है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? पहले H+ आएगा बच्चों, वो OH पर आएगा, फिर क्या होगा? यस, OH2+ बनेगा। तो दिस इज वीक लिविंग ग्रुप, दिस इज स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। और अब बताइए कौन आएगा? जैसे ये बॉन्ड टूटने लगेगा Br- का अटैक हो जाएगा। क्लियर? देखें, ये इधर टूटने लगेगा और ये Br यहां जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट इज प्रोपाइल। यस, दिस इज ब्रोमोप्रोपेन यहां पर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि द मैकेनिज्म इज SN2, और SN2 क्यों ही बच्चों? बिकॉज दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? अब अगर हम बात करें, यहां पर एक और अल्कोहल मैंने लिखा है और इसकी रिएक्शन HBr से करने जा रहे हैं। इजीली आप कर सकते हैं। बताइए सबसे पहले किसका अटैक बच्चों? H+ का। देखिए बिल्कुल आसान है। सीक्वेंस क्या होगा? पहले HBr में से H+ लाइए, ये OH को निकाल देगा, और यहां पर बताइए, हां एक बात और, ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री। और 2 डिग्री HBr के साथ कौन सी मैकेनिज्म? हमेशा मैकेनिज्म को पहले सोचें, और यहां पर बच्चों SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले बताइए H+ OH को ले जाएगा, और SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। देखिए H+ OH पर गया, OH2+ बना, ये निकल जाएगा, तो यहां कौन सा चार्ज बच्चों? पॉजिटिव। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय रिमूवल ऑफ H2O। अब इसमें क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? जी हां, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और अगर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर? और अब इस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, जो कौन है? Br-। क्लियर? तो प्रोडक्ट इज दिस। जब Br- इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट यहां पर ये 3 डिग्री हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको यहां पर आना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन बच्चों बताइए, यहां पर मैंने एक अल्कोहल लिखा है, बताएं कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। NaI एंड H3PO4। अब समझ गए होंगे आप, H3PO4 से कौन आएगा? H+। क्लियर? कहां पर बच्चों? OH पर। ये वीक लिविंग ग्रुप था, H+ आकर इसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, और फिर वाटर निकलकर बताइए फाइनली क्या बन गया? कार्बोकेटाइन, बिकॉज द मैकेनिज्म इज SN1। Why SN1? दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, और इस कार्बोकेटाइन में अब रीअरेंजमेंट तो नहीं है। बच्चों नेक्स्ट कौन आएगा? I-, और जब I- आएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एक आयोडाइड। ओके, कर लेंगे आप। तो इजीली इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सब में एक ही मेथड है कि पहले H+ लाइए, OH को निकालिए, और फिर लिविंग ग्रुप को लेकर आइए। एंड इफ मैकेनिज्म इज SN1 तो आप रीअरेंजमेंट कराकर प्रोडक्ट बनाएं, जैसा कि यहां पर है। बताएं बच्चों, इसमें ये अल्कोहल कितने डिग्री है? यस, दिस इज 2 डिग्री। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ? HI के साथ। बता सकते हैं पहले क्या होगा? H+ आएगा। देखिए पूरा वही तरीका है। कहां जाएगा बच्चों? O पर। तो ये जो वीक लिविंग ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बात और, मैकेनिज्म क्या होगी बच्चों? ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो मैकेनिज्म इज SN1, और SN1 में क्या फॉर्म होता है? कार्बोकेटाइन, क्योंकि H+ इस OH को लेकर जाएगा तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट बच्चों, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा बाय हाइड्राइड शिफ्ट। और अब बताइए इस पर कौन आकर जुड़ जाएगा? यस, I-, तो प्रोडक्ट इज आयोडाइड, 3 डिग्री आयोडाइड। क्लियर है? तो बहुत इजी है, सारे क्वेश्चंस इसी सीक्वेंस में हो जाते हैं। अब बच्चों एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है, ध्यान से देखें। इस कंपाउंड का नाम है नियोपेंटाइल अल्कोहल। क्या नाम है? नियोपेंटाइल अल्कोहल। बच्चों ये कितने डिग्री अल्कोहल है? वैसे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि दिस इज 1 डिग्री कार्बन। अब 1 डिग्री अल्कोहल नॉर्मली HX के साथ यस SN2 देते हैं, लेकिन बच्चों ये 1 डिग्री तो है, क्या इसमें ब्रांचिंग है? यस, बीटा पोजीशन पर। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। बीटा पर दो ब्रांचिंग है। हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, और अगर हिंड्रेंस ज्यादा है तो SN2 के चांस नहीं है बच्चों। कौन सी मैकेनिज्म? SN1। क्लियर? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, एल्काइल हैलाइड में भी डिस्कस किया था। यहां हिंड्रेंस ज्यादा होने की, बीटा पर ब्रांचिंग होने की वजह से SN2 नहीं होगा, SN1 होगा। तो अगेन इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। सबसे पहले बोले बताइए H+ किस पर आएगा? OH पर, इसको लेकर जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि SN1 है तो कार्बोकेटाइन। अब बताइए इसमें रीअरेंजमेंट होगा, मिथाइल शिफ्ट। बच्चों मिथाइल यहां से इस पर आ जाएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटाइन,
और अब बताइए कौन आ जाएगा, I माइनस, तो प्रोडक्ट विल बी दिस। क्लियर है? इस तरह से इजीली आप उसी तरह से ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब बच्चों अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, दिस इज फिनॉल, जाने बच्चों, दिस इज फिनॉल, और अगर फिनॉल की रिएक्शन HX से कराएं तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। और इसका रीजन भी आप जानते हैं बच्चों, जो पहले भी बताया मैंने आपको। बताइए O का लोन पेयर कहां है, रेजोनेंस में। तो एक रीजन तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। दूसरी बात, अगर OH निकल गया तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों, एंड फिनाइल पर पॉजिटिव वेरी लेस स्टेबल। तो इस बात को याद रखें कि एल्कोहल्स तो HX के साथ रिएक्शन देते हैं, बट फिनॉल HX के साथ रिएक्शन नहीं देता है। और ये बात यहां लिखी है बच्चों मैंने, SN1 एंड SN2 रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जैसा हमने एल्काइल हैलाइड में भी देखा था, वैसी ही बात आप यहां भी याद रखेंगे। क्लियर?